हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के यूनिट 3 की, जिसका नाम है एसोसिएटिव लर्निंग। इसमें एसोसिएटिव लर्निंग है, होपफिल्ड नेटवर्क है, एरर परफॉर्मेंस इन होपफिल्ड नेटवर्क, सिमुलेटेड एनेलिंग, बोल्ट्जमैन मशीन, बोल्ट्जमैन लर्निंग, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, फॉल्स मिनिमा प्रॉब्लम, स्टोकेस्टिक अपडेट, सिमुलेटेड एनेलिंग। ये 2 बार लिखा है, ये एक ही टॉपिक है। फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ एएनएन इन पैटर्न रिकॉग्निशन क्लास, जैसे पैटर्न एसोसिएशन, पैटर्न क्लासिफिकेशन एंड पैटर्न मैपिंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसोसिएटिव लर्निंग क्या होता है। एसोसिएटिव लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर एएनएन लर्न्स टू एसोसिएट डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। एसोसिएटिव लर्निंग ये एक ऐसी लर्निंग टेक्निक है जहां एएनएन यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इनपुट और आउटपुट के बीच कनेक्शन बनाना सीखता है। जैसे हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वैसे ही एएनएन भी पैटर्न आइडेंटिफाई करता है और अलग-अलग चीज़ों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ समवन पुट देयर हैंड ऑन अ हॉट स्टोव एंड हर्ट देमसेल्फ, दे मे लर्न टू एसोसिएट हॉट स्टोव विथ पेन एंड देयरफॉर बीइंग कंडीशनड नॉट टू पुट देयर हैंड ऑन देम। अगर किसी ने गर्म स्टोव पे हाथ रखा है और वो जल गया, तो वो अगली बार वो स्टोव पे हाथ नहीं रखेगा, उससे दूर रहेगा, क्योंकि उसको पता चल गया है कि वो रिलेट कर रहा है हॉट स्टोव को पेन से, इसलिए नेक्स्ट टाइम वो हॉट स्टोव पे हाथ नहीं रखेगा। वैसे ही एग्जांपल सेकंड है, इफ समवन ईट्स अ पर्टिकुलर फूड देन डेवलप अ हेडेक सून आफ्टरवर्ड, दे मे लर्न टू एसोसिएट दैट फूड विथ हेडेक्स। यही होता है एसोसिएटिव लर्निंग। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, एसोसिएट करके लर्न करना। Understanding associative learning in ANN. Overview. Concept involve learning associations between stimuli and responses. Definition. Refer to a learning process where connection is made between two stimuli through the experience. Mechanism in associative learning. Explore the algorithm and the process that enable ANN to learn from association. Applications कहाँ कहाँ यूज होता है? पैटर्न रिकॉग्निशन में यूज होता है, स्पीच प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स में। Features, future direction in ANN, research in focusing on enhancing associative learning to improve ANN efficiency and adaptability. Types, 3 types की association learning है. फर्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और हिबियन लर्निंग। ये सेकेंड यूनिट में भी था शायद, हिबियन लर्निंग। न्यूरॉन दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर के कॉन्सेप्ट से। फर्स्ट देखते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। Classical conditioning is when one neutral element called conditioned stimulus become associated with a different element and conditioned stimulus that already generate the desired response. Associative learning के टाइप में ये पहली कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग। ये सिंपल भाषा में जब एक न्यूरल स्टिमुलस, फॉर एग्जांपल बेल, ये एग्जांपल आगे हम पढ़ेंगे पाउलोस के डॉग का। जैसे बेल एक बार अनकंडी जो बेल है वो कंडीशनल स्टिमुलस है और जो डॉग का सलाइवा है वो अनकंडीशनल कंडीशन स्टिमुलस है। तो जब बेल बजती है तो डॉग को पता चलता है कि खाना मिलने वाला है, तो वैसे ही वो सेलिवेट करता है। ये क्लासिकल कंडीशन का एग्जांपल है। ये पावलोस का डॉग है। क्लासिकल कंडीशनिंग, अनकंडीशन स्टिमुलस, फूड नेचुरली triggers salivation. न्यूट्रल स्टिमुलस, बेल इनिशियली कॉजेस नो रिस्पॉन्स। जब स्टार्टिंग में उसको बेल के बाद खाना देते थे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था, मतलब सेलिवेशन का। लेकिन जब उसको वापस हर बार 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 उसको देने लगे, तो उसने एसोसिएट कर लिया बेल को खाने से, तो उससे सेलिवेशन ट्रिगर होने लगा। कंडीशन रिस्पॉन्स सेलिवेशन टू द बेल अलोन। ये बिफोर कंडीशनिंग, अनकंडीशन स्टिमुलस फूड और अनकंडीशन response is salivation. Dog naturally salivate when they see or smell food. तो जब बेल स्टार्टिंग में बजती थी तो उसको सैल्वेशन नहीं होता था, क्योंकि उसने एसोसिएट नहीं किया था स्टार्टिंग में बेल को फूड से। लेकिन जब उसको बार बार बेल के साथ खाना मिलने लगा तो उसने एसोसिएट कर लिया बेल को खाने से। और कंडीशनिंग होने के बाद सिर्फ जब अगर सिर्फ बेल भी बज रही है तो उसको सैल्वेशन होने लगता था, कि उसको पता चल जाता था कि अब खाना मिलने वाला है। ये एग्जांपल है क्लासिकल कंडीशनिंग का। सेकंड है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये जो थोड़ा अलग है क्लासिकल कंडीशनिंग से।
यहाँ लर्निंग होती है कॉन्सिक्वेंसेस के बेस पर। मतलब अगर कोई एक्शन के बाद रिवार्ड मिले तो वो एक्शन रिपीट होती है। अगर पनिशमेंट मिले तो वो एक्शन अवॉइड कर सकते हैं। इसका एग्जांपल ये स्किनर ने दिया है, रैट का एग्जांपल है। रैट टू परफॉर्म बिहेवियर यूजिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ उसने रैट को सिखाया था कि 2 बटन थे। एक बटन को दबाने पे रिवॉर्ड मिलता था और दूसरे पे करंट लगता था। तो स्टार्टिंग में ने जब एक बटन दबाया तो उसको रिवॉर्ड मिला, तो उसको पता चला कि रिवॉर्ड मिलता है और सेकंड वाली बटन से पनिशमेंट मिलती है। तो उसके थ्रू उन्होंने लर्न किया। उसको बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग यूजिंग कॉन्सिक्वेंसेस बेस्ड है ये। ये टेक्निक यूज़ होती है एनिमल्स को ट्रेन करने में, चिल्ड्रन को डिसिप्लिन सिखाने में, रियल लाइफ एग्जांपल में, और ह्यूमन हैबिट्स को भी शेप करने के लिए, जैसे रैट को ट्रेन करने के लिए कि कौन सी बटन से क्या होता है। ये when a kitten is misbehaving, its when kitten is misbehaving, its mother will flick its ear. The kitten eventually learn to associate misbehaving with ear flicking, which is painful to them. So it stop uh, will flicker its ear. The kitten eventually learn to associate misbehaving with, ये दो बार लिख दिया ये, एक ही बार है ये। फिर इसके एग्जांपल है ट्रेनिंग एनिमल्स, ये ह्यूमन हैबिट्स को शेप करना, चिल्ड्रन को रियल लाइफ एग्जांपल्स, ये सब है ऑपरेंट के। एप्लीकेशंस क्या हैं एसोसिएटिव लर्निंग के? स्पीच और इमेज रिकॉग्निशन में यूज होता है एसोसिएट करके पैटर्न्स। एनएलपी में यूज होता है टेक्सचुअल डेटा में। फिर है रिकमेंडेशन सिस्टम में यूटिलाइज एसोसिएटिव लर्निंग टू रिकमेंड प्रोडक्ट। रोबोटिक्स में भी यूज होता है इसका। अब लिमिटेशंस देख लेते हैं एसोसिएटिव लर्निंग के। पहला है कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग, ये एग्जाम में भी आ चुका है। इसके नाम से पता चल रहा है कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग मतलब कि अगर न्यूरल नेटवर्क ने कुछ चीज़ लर्न किया है और फिर वो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अगर लर्न करने जाएगा तो वो प्रीवियसली लर्न इन्फॉर्मेशन व्हेन इट इज ट्रेन ऑन द न्यू डेटा। अगर उसको न्यू डेटा प्रोवाइड करेंगे ट्रेन करने के लिए तो वो प्रीवियस ट्रेनिंग भूल जाएगा। इसको ही बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग। एसोसिएटिव लर्निंग में ये एसोसिएटिव लर्निंग का मेजर लिमिटेशन है, वेयर इट ऑकर्स मोस्टली इन सीक्वेंशियल और कंटिन्यूअल लर्निंग। फिर कॉमन इन फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क जो बैक प्रोपेगेट नहीं होते हैं, अपडेट नहीं करते वेट उसमें, डीप न्यूरल नेटवर्क में। इसका एग्जांपल है नेटवर्क इज ट्रेन टू रिकॉग्नाइज कैट, then train to recognize dog without revisiting the cat data. It might forget how to recognize the cat. फिर ये क्यों हैपन होता है, why it happens? न्यूरल नेटवर्क अपडेट वेट ये ग्लोबली ड्यूरिंग ट्रेनिंग। न्यू डेटा ओवरराइड्स द वेट, इंपॉर्टेंट फॉर प्रीवियसली लर्न टास्क। इसकी सॉल्यूशन है रिहर्सल मेथड। न्यू डेटा के साथ प्रीवियस डेटा को भी अगर अपन ट्रेनिंग के लिए डालेंगे तो वो दोनों से अच्छे से लर्न करेगा, उसको प्रीवियस डेटा भी रिवाइज हो जाएगा। फिर रेगुलराइजेशन टेक्निक और मॉड्यूलर मेमोरी ऑगमेंटेड नेटवर्क। और दो लिमिटेशन है ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग एक प्रॉब्लम है जिसमें मॉडल इतना अच्छा परफॉर्म करता है ट्रेनिंग डेटा पे ही कि जब उसको न्यू डेटा प्रोवाइड करते हैं टेस्टिंग के लिए तो वो उस पर परफॉर्म नहीं कर पाता ठीक से। ट्रेनिंग डेटा पे ही वो इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता है, ट्रेन हो जाता है। टू कॉम्प्लेक्स मॉडल कॉजेस जब बहुत अच्छे से ट्रेनिंग डेटा पे ही ट्रेन हो जाता है। स्मॉल और इम्बैलेंस डेटा सेट, टू मैनी ट्रेनिंग इपॉक्स। इसके सॉल्यूशन क्रॉस वैलिडेशन और अर्ली स्टॉपिंग। थर्ड है लोकल मिनिमा, ये आगे इसका हम ग्राफ देखेंगे। लोकल मिनिमा ग्लोबल मिनिमा समझेंगे। ये पिछले सेमेस्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी था ये टॉपिक। लोकल मिनिमा इज द पॉइंट इन द लॉस फंक्शन वेयर मॉडल गेट स्टक, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम में था ये। लोकल मिनिमा होता है और ग्लोबल मिनिमा, और मॉडल को रीच करना होता है ग्लोबल, लेकिन लोकल मिनिमा पे ही वो स्टक हो जाता है, उसको लगता है कि यही ग्लोबल है। एंड द लॉस ऑफ लोअर देन सराउंडिंग पॉइंट बट नॉट द लोएस्ट पॉसिबल। लोकल मिनिमा पे ही स्टक हो जाता है, लोएस्ट पे नहीं जाता। ट्रेनिंग स्टॉप अर्ली बिकॉज द मॉडल थिंक इट्स डन बट देयर एग्जिस्ट अ मच बेटर सेट ऑफ वेट। इसकी सॉल्यूशन है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ये रैंडमनेस पे बेस है जो हम आगे पढ़ेंगे। एडम ऑप्टिमाइजर भी यूज होता है सॉल्यूशन में। नेक्स्ट टॉपिक है होपफिल नेटवर्क। ये जो होपफिल नेटवर्क है ये सिंगल लेयर ऑफ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क पे बेस्ड है और ये पैटर्न रिकॉग्निशन और एसोसिएटिव मेमोरी के लिए यूज होता है। ये बाइनरी आउटपुट जनरेट करता है, बाइनरी और बाइपोलर। सिंपली 1 और 0 का एग्जांपल ले सकते हैं हम। इसमें न्यूरॉन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं
और हर न्यूरॉन या तो ऑन या ऑफ स्टेट में होता है। होपफुल नेटवर्क को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो डिस्क्रीट नेटवर्क, डिस्क्रीट जिसमें बाइनरी और बाइपोलर आते हैं। बाइनरी में 0 और 1 का आउटपुट आता है और बाइपोलर में -1 अगर आउटपुट 0 से छोटा है और 1 अगर आउटपुट बड़ा है। इसका न्यूमेरिकल आता नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसके फॉर्मूला डाल दी हूँ। अगर एक्स्ट्रा चीज़ें लिखना है होपफुल में तो लिख सकते हैं ये फॉर्मूले। फिर नेक्स्ट है कंटिन्यूअस नेटवर्क। ये डिस्क्रीट नेटवर्क एक कैटेगरी थी और दूसरी कंटिन्यूअस नेटवर्क है। कंटिन्यूअस नेटवर्क जिसमें आउटपुट 0 और 1 के बीच में होता है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस कहा जाता है। अब ये आर्किटेक्चर है होपफुल नेटवर्क का। ये जो नोड्स हैं ये हर एक से कनेक्टेड है एक्सेप्ट इटसेल्फ, खुद से कनेक्टेड नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल आर्किटेक्चर ऑफ होपफुल नेटवर्क। 3 नोड होती है, मतलब इसमें 3 नोड दिए हैं और भी हो सकती है। फिर x1 x2 x3 इनपुट है, y1 y2 y3 जो आउटपुट ऑपरेंड हुआ है वो है, और ये w जो है वो वेट है एसोसिएटेड विद द कनेक्शन फ्रॉम i to j। ट्रेनिंग देख लेते हैं, होपफुल की ट्रेनिंग और टेस्टिंग। ट्रेनिंग होपफुल नेटवर्क रिफर टू लोअरिंग द एनर्जी ऑफ ईच स्टेट। ये एनर्जी लोअर इसलिए करते हैं क्योंकि वो स्टेबलाइज स्टेट में आ सके। जैसे एनर्जी ज़्यादा होती है मतलब कोई भी चीज़ की तो वो ज़्यादा रिएक्ट करता है, ज़्यादा एनर्जी रहती जिनमें, तो वो स्टेबलाइज नहीं रहते कभी भी जिनमें, जो भी चीज़ में। जैसे अगर अपन रियल लाइफ एग्जांपल भी लें, ज़्यादा एनर्जी और लो एनर्जी में, तो जो स्टेबल कहते हैं वो लो एनर्जी वाली चीज़ों को ही कहते हैं। स्टेबलाइज करने के लिए लोअर एनर्जी लोअर करते हैं। द ट्रेनिंग मॉडल कंसिस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एल्गोरिदम। पहले ट्रेनिंग एल्गोरिदम देख लेते हैं। ट्रेनिंग एल्गोरिदम में पहला इनिशियलाइजेशन, नेटवर्क इनिशियलाइज विद वेट्स दैट रिफ्लेक्ट द स्टोर्ड पैटर्न। ये हिबियन रूल में के बेस पे इनिशियलाइज करता है ट्रेनिंग पैटर्न को। ये मैट्रिक्स का है, ट्रांसपोर्ट मैट्रिक यूज होता है। ये भी इसका न्यूमेरिकल आता नहीं है एग्जाम्पल में, एग्जाम में सॉरी। फिर इनपुट पैरामीटर्स, ट्रेनिंग पैटर्न, सेट ऑफ ट्रेनिंग पैटर्न, इनपुट पैरामीटर देते हैं, वेट एडजस्ट करते हैं, वेट आर अपडेट बेस्ड ऑन द हिबियन रूल। लास्ट इटरेशन प्रोसेस को रिपीट करते हैं, इटरेट करते हैं इनपुट प्रेजेंटेशन के लिए और वेट अपडेट करने के बाद, until training reach for each training and pattern until the weight are sufficiently adjusted। वेट जब तक अच्छे से एडजस्ट नहीं हो जाते अपडेशन के बाद। सेकेंड है टेस्टिंग, नॉइसी इनपुट, नॉइसी और इनकम्प्लीट वर्जन ऑफ स्टोर प्रेजेंट इज प्रेजेंटेड टू द नेटवर्क। टेस्टिंग में नॉइसी इनपुट देते हैं और टेस्ट करते हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड करता है। स्टेट इवोल्यूशन, स्टेट अपडेट करते हैं इटरेटिवली until they reach a stable state। Convergence to stored pattern, if a network had been trained effectively, the stable state will converge to the stored pattern that is closest to the noisy input। लास्ट में इवेल्युएट करते हैं मॉडल को, स्टेबल है कि नहीं मॉडल। एरर परफॉर्मेंस देख लेते हैं होपफुल नेटवर्क में। हाउ डज अ होपफुल नेटवर्क वर्क? इट रिमेंबर पैटर्न। जैसे एसोसिएटिव में हमने कैटेस्ट्रोफिक वाला देखे थे, फॉरगेटिंग, वो पैटर्न को या लर्निंग को रिमेंबर नहीं करता था, तो होपफुल नेटवर्क वो करता है। इट रिमेंबर पैटर्न लाइक अवर ब्रेन रिमेंबर्स द फेसेस। फिर व्हेन गिवन अ इनकम्प्लीट और नॉइजी वर्जन ऑफ अ पैटर्न इट ट्राइज टू फिक्स इट एंड रिकॉल द करेक्ट वन। अब इट डज इट बाय अपडेटिंग द न्यूरॉन कनेक्शन until it reaches a stable pattern। व्हाई डज द एरर हैपन? एरर क्यों हैपन होते हैं? बहुत ज़्यादा पैटर्न अगर प्रेजेंट है इनपुट में, अगर बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न दे दिए हैं तो एरर हो सकता है। जैसे मैक्सिमम लिमिट है 0.15 इंटू द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। अगर बहुत सेकंड है, बहुत सारे सिमिलर पैटर्न दे दिए तो मॉडल कंफ्यूज हो सकता है, वो मिक्स कर सकता है सिमिलर पैटर्न्स को। नॉइस एंड डिस्टॉर्शन, अगर बहुत सारा नॉइस है डेटा में, डेटा अच्छा नहीं है, तो भी एरर हैपन हो सकता है। इनपुट इज टू डिफरेंट फ्रॉम द स्टोर्ड पैटर्न, एकदम ही अलग ही डेटा दे दिया अगर इनपुट में टेस्टिंग के लिए। फिर फॉल्स मेमोरीज, नेटवर्क समटाइम क्रिएट अ न्यू पैटर्न दैट वन स्टोर्ड। इफ स्टोर्ड पैटर्न लुक टू सिमिलर, ये वही है सिमिलर पैटर्न का। ये सब एरर के कॉजेस है। नेक्स्ट टॉपिक है सिमुलेटेड एनेलिंग। सिमुलेटेड एनेलिंग एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जो मेटलर्जी से इंस्पायर्ड है। मेटलर्जी में जो प्रोसेस होता है उसमें मेटल को हीट करते हैं एक लेवल तक, फिर उसको कूल डाउन करते हैं, उसको लोअर टेम्परेचर में लेके आते हैं टू अचीव अ स्टेबल स्टेट वेयर मेटल आर हीटेड एट slowly cool down to remove defect and achieve a stable optimal state। स्टिमुलेटेड एनेलिंग उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है।
inspired by metallurgy. Its purpose, it helps to find a good solution to complex optimization problem by exploring different possibilities and avoid getting stuck in a suboptimal solution जैसे लोकल मिनिमा। यही इसका एग्जांपल की बात कर रही थी मैं। ये ग्राफ है, ये जो है ये लोकल मिनिमा है और ये है ग्लोबल मिनिमा। मॉडल यहाँ से लर्न करते हुए आएगा और मॉडल यहाँ जाके वो सोचेगा कि मैं ग्लोबल मिनिमा पे रीच हो चुका हूँ, क्योंकि उसको नेबरिंग उसके पैटर्न जो है वो वैसे ही लगेंगे कि मैं ही ग्लोबल मिनिमा हूँ, लेकिन रियल में अगर देखें तो इधर है ग्लोबल मिनिमा। इसको बोलते हैं अवॉइड गेटिंग स्टक इन द लोकल मिनिमा। इसलिए ये स्लोली कूल डाउन मतलब स्टेबलाइज करना ज़रूरी है ताकि वो ग्लोबल मिनिमा तक पहुँच सके। आगे देखते हैं इसके बारे में। अब लिमिटेशंस ऑफ होपफुल नेटवर्क की स्लाइड पहले आना था, ये बाद में आ गई है। ये भी देख लेते हैं, ये आया है एग्जाम में, होपफुल नेटवर्क के लिमिटेशंस। होपफुल नेटवर्क लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी जो हमने पहले देखे थे 0.15 इनटू नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। कन्वर्जेंस ये भी सब देख चुके हैं, बाइनरी आउटपुट ही देता ही है, या तो 0 1 के बीच में, या तो फिर 0 या 1 या -1 और 1। फिर सिमेट्रिक वेट, वेट सिमेट्रिक होना चाहिए इसमें, एज मैट्रिक्स में अपन कैलकुलेट कर रहे हैं होपफुल नेटवर्क को हेबियन लर्निंग के थ्रू। फिर ये भी स्लो कन्वर्जेंस, सेंसिटिव टू सिमिलर पैटर्न, वही सिमिलर पैटर्न को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। सिम्युलेटेड एनीलिंग का आगे देख लेते हैं हम, जो मैंने बताई थी कि लोकल मिनिमा पे स्टक हो सकता है वो, तो वो अवॉइड करने के लिए हम मॉडल को स्टेबलाइज करते हैं। सिम्युलेटेड एनीलिंग इज यूज्ड इन एएनएन to optimize weight, reduce error, and avoid local minima during the training, instead of using traditional method like gradient descent। ये भी लास्ट सेकंड या फर्स्ट यूनिट में था ग्रेडियंट डिसेंट, जिसमें भी प्रॉब्लम आती है लोकल मिनिमा पे स्टक होने की। तो ये मेथड के बजाय हम आगे जो एक स्टोकेस्टिक मेथड आएगी उसके थ्रू हम रीच कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। सिमुलेटेड एनालिंग प्रोवाइड अ वे टू एस्केप पुअर सॉल्यूशन एंड फाइंड द बेटर वन। एनालिंग इज द ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर टू स्टेबलाइज द सिस्टम। एनालिंग का वही है, स्टेबलाइज करना टेम्परेचर रिड्यूस करके। एएनएन में देखें तो एनर्जी रिड्यूस करके, लोअर द एनर्जी। Why use simulated annealing in ANN? Avoid local minima, good for non-differentiable function and use for hyperparameter tuning। hyperparameter tuning मॉडल को और ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज होता है, जो लर्निंग रेट और नंबर ऑफ न्यूरॉन को उसका प्रॉपर बेस्ट लर्निंग रेट की वैल्यू क्या होगी वो सब प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। फिर सिमुलेटेड एनालिंग की वर्किंग देख लेते हैं। पहले नेटवर्क इनिशियलाइज करते हैं, ये रैंडमली इनिशियलाइज करते हैं नेटवर्क को, जिससे मॉडल लोकल मिनिमा पे स्टक होने की चांसेस कम हो जाती है। फिर एरर कंप्यूट करते हैं एनर्जी फंक्शन का, क्या लॉस फंक्शन आ रहा है यूजिंग मीन स्क्वायर एरर और क्रॉस एंट्रोपी एरर। फिर स्मॉल चेंजेस अपडेट करते हैं, नेबर सॉल्यूशन देखते हैं, स्लाइटली एडजस्ट वेट एंड बायस टू एक्सप्लोर द न्यू सॉल्यूशन। फिर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द न्यू सॉल्यूशन, इसमें स्टिमुलेटेड एनालिंग में हम वर्स्ट केस को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे लोकल मिनिमा पे पहुंचे हैं तो वर्स्ट केस हम ये लेके चलते हैं कि इसके बाद भी, मतलब अगर समझ लिए कि ये ग्लोबल है, लेकिन वर्स्ट केस लेके चलते हैं कि इसके बाद भी हो सकता है ग्लोबल मिनिमा, तो उससे आगे मॉडल सर्च करता है और उसको ग्लोबल मिनिमा मिल भी जाता है। रिड्यूस द टेम्परेचर टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। फिर स्टॉप व्हेन कन्वर्ज्ड, जब सेटल हो जाएगा तो स्टॉप कर देना, जब स्टेबल मॉडल हो जाएगा तो। फिर यही वही एक्सेप्ट क्यों करते हैं हम वर्स्ट सॉल्यूशन, टू जंप आउट ऑफ द लोकल ऑप्टिमा एंड एक्सप्लोर द ब्रॉडर सॉल्यूशन स्पेस, ये वही है। ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज एल्गोरिदम इज मोर लाइकली टू एक्सेप्ट वर्स्ट सॉल्यूशन, प्रमोटिंग एक्सप्लोरेशन, कि आगे भी एक्सप्लोर करना है। फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ सिमुलेटेड एनालिंग। सिंपल एंड अडेप्टेबल, इफेक्टिव फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन सिनेरियो। फिर डिसएडवांटेजेस है, कन्वर्ज टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैन बी स्लो, आगे उसको ग्लोबल मिनिमा मिला नहीं मिला वो स्लो प्रोसेस होती है। परफॉर्मेंस हाईली डिपेंड ऑन द कूलिंग शेड्यूल चूजन। फिर कहाँ कहाँ यूज होती है सिमुलेटेड एनालिंग? मशीन लर्निंग में, एआई में, और ये फाइन ट्यूनिंग पैरामीटर ट्यूनिंग में यूज होती है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में। फिर सर्किट डिजाइन में यूज होती है, लोअर पावर यूजेज, शेड्यूलिंग प्रॉब्लम में, रूट ऑप्टिमाइजेशन में। नेक्स्ट टॉपिक है बोल्ट्जमैन मशीन और बोल्ट्जमैन लर्निंग। बोल्ट्जमैन मशीन भी एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है जिसमें न्यूरॉन का बिहेवियर स्टोकेस्टिक होता है, यानी रैंडम होता है, इसका मतलब रैंडम है। इसमें रैंडमली जनरेट होते हैं न्यूरॉन
और इसमें ये बोल्डमैन मशीन का डायग्राम है जिसमें हिडन नोड्स होती हैं, हिडन पैटर्न और विजिबल पैटर्न होते हैं। ये हम आगे भी देखेंगे। बोल्डमैन मशीन इज प्राइमरली यूज्ड फॉर लर्निंग द कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द बाइनरी वेक्टर्स फॉर सॉल्विंग द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। ये 2 टाइप के यूनिट होते हैं इसमें, एक तो विजिबल यूनिट जिसमें विजिबल डेटा प्रेज़ेंट है और हिडन यूनिट जो बैकग्राउंड में प्रेज़ेंट है। Key component of Boltzmann machine. Neurons nodes can be either visible, representing observed data, or hidden. Visible data जो already present data है और hidden जो हम आगे data predict करेंगे उसको, capturing dependency and pattern. Weight, symmetrical weight between neuron to determine the network's energy. Energy function use का होता है to lower the energy to get stabilize model. फिर stochastic neural activation function use होता है इसमें। नेक्स्ट है बोल्ट्जमैन लर्निंग। बोल्ट्जमैन मशीन को लर्न करने के लिए ही ट्रेनिंग ऑफ अ बोल्ट्जमैन मशीन इज ही बोल्ट्जमैन लर्निंग होता है। द गोल इज टू एडजस्ट द वेट ऑफ द नेटवर्क टू मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। जो डेटा है और जो मॉडल जो प्रेडिक्ट कर रहा है उसका डिफरेंस मिनिमाइज करने के लिए ही बोल्ट्जमैन मशीन लर्निंग बोल्ट्जमैन लर्निंग यूज होता है। ये वही स्टोकेस्टिकल लर्निंग रैंडमनेस पे बेस्ड है, ये वही सब दिया है। फिर लर्निंग एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है बोल्ट्जमैन मशीन लर्निंग की? पहला इनिशियलाइज वेट। वेट रैंडमली इनिशियलाइज करेंगे वेट को। पॉजिटिव फेज, पहले पॉजिटिव डेटा देख लेंगे क्या आ रहा है बिटवीन विजिबल एंड हिडन यूनिट। इसमें जो है पॉजिटिव डेटा भी देख लेता है ये, और ये नेगेटिव डेटा भी देख लेता है। उस हिसाब से ये वेट अपडेट करता है। प्रेजेंट डेटा टू विजिबल यूनिट एंड कंप्यूट द कोरिलेशन बिटवीन विजिबल एंड हिडन बेस्ड ऑन पॉजिटिव or negative. Run the network freely to generate sample from the model distribution and compute the correlation again. फिर वेट अपडेट करता है इन दोनों के फेजेस के हिसाब से, और ये रिपीट करता है until it reach कन्वर्जन, जब तक वो स्टेबलाइज मॉडल नहीं बन जाता। चैलेंजेस, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है, रिक्वायर सैम्पलिंग फ्रॉम द मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन विच कैन बी वेरी स्लो, इंटरेक्टेबल फॉर large model, unrestricted बोल्ट्जमैन मशीन कॉम्प्लेक्सिटी मेक इट डिफिकल्ट टू स्केल अप। फिर एप्लीकेशन क्या है बोल्ट्जमैन लर्निंग के? डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए यूज होता है ये, डायमेंशन रिड्यूस करने के लिए कोई भी डेटा की। फीचर लर्निंग, लर्न डिफरेंट फीचर। जनरेटिंग मॉडलिंग, रिकमेंडेशन सिस्टम में यूज होता है बोल्ट्जमैन लर्निंग, उसके पॉजिटिव साइड भी देख के और नेगेटिव साइड देख के उसको रिकमेंड करता है। एनर्जी बेस्ड मॉडलिंग। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम एक सिस्टम की तरह बिहेवियर करता है। ये एक फ्लो चार्ट के जैसा है। ये बिहेवियर को दिखाता है। जैसे एटीएम में हम आगे एग्जांपल देखेंगे कि अगर हमने 3 बार रॉन्ग पासवर्ड डाल दिए हैं, तो वो अकाउंट हमारा लॉक हो जाता है। स्टेट कैन बी कंसीडर्ड एज अ करंट कंडीशन और सिचुएशन ऑफ द सिस्टम। ये उस सिस्टम को स्टेट ट्रांजिशन के फॉर्म में दिखाएगा, हम आगे देखेंगे। ट्रांजिशन मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाना, और स्टेट यही है कि स्टेट प्रोग्रेस में है, वेटिंग में है, स्टॉप है। ये 4 पार्ट ऑफ ट्रांजिशन डायग्राम। स्टेट, क्या स्टेट, कौन से स्टेट में है ट्रांजिशन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने को ट्रांजिशन बोलते हैं। इवेंट, क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, इनकरेक्ट पिन आ रहा है, करेक्ट पिन आ रहा है। फिर एक्शन, क्या आउटपुट जनरेट कर रहा है, अगर अकाउंट ब्लॉक हो रहा है या एक्सेस ग्रांट हो रही है। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में स्टेट ट्रांजिशन टेबल रहता है, जो एंड द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, द स्टेट आर शोन इन द बॉक्स एंड द ट्रांजिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय और ये ट्रांजिशन का एग्जांपल है। जैसे है यहाँ पे करेक्ट पिन पेज जनरेट करने के बाद हमको कौन से स्टेट में कौन सी चीज मिल रही है। जैसे अगर करेक्ट पिन डाल रहे हैं तो S5 मतलब एक्सेस ग्रांट हो रहा है, और अगर इनकरेक्ट पिन डाल रहे हैं, अगर पहली बार में इनकरेक्ट पिन डालें तो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड टाइम डाले हैं सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड टाइम अगर भी गलत डाले तो थर्ड अटेम्प्ट, और अगर फोर्थ टाइम भी गलत डाल दिए हमने तो फिर अकाउंट लॉक हो जाता है। यही मतलब टेबुलर फॉर्म में ये डिफाइन करता है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को। ये एग्जांपल वही पासवर्ड जनरेशन का स्टार्ट किए। फर्स्ट टाइम में अगर करेक्ट पिन आए तो एक्सेस ग्रांट हो गई है। ये एग्जांपल आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं, अगर इस पे क्वेश्चन आएगा। अगर इनकरेक्ट पिन है तो सेकंड ट्राई पे जाएगा, सेकंड ट्राई में अगर करेक्ट पिन डाल दिए तो एक्सेस ग्रांट हो जाएगी, नहीं तो थर्ड ट्राई पे। अगर थर्ड ट्राई पे भी इनकरेक्ट डाले हैं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। यही है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में। नेक्स्ट है फॉल्स मिनिमा प्रॉब्लम। ये इसके नाम से ही समझ रहा है फॉल्स मिनिमा।
मतलब लोकल मिनिमा पे अटक जाना, फॉल्स मिनिमा प्रॉब्लम। मिनिमाइज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन विद इन द गिवन सेट ऑफ रेंज। ये फॉल्स मिनिमा मतलब लोकल मिनिमा, क्योंकि इसके आगे भी ग्लोबल मिनिमा प्रेजेंट है सी पे। मैक्सिमा एंड मिनिमा आर द पीक्स एंड वैलीज। ये एक्स एंड जीरो, सॉरी, ए एंड जीरो जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, ए जीरो यहाँ से मैक्सिमम आ रहा है। वैसे ही बी और सी मिनिमम वैल्यू है। अब फॉल्स मिनिमा मतलब मॉडल बी पे ही बी को सोच रहा है कि ये ग्लोबल मिनिमा है, इसको ही बोलते हैं फॉल्स मिनिमा प्रॉब्लम, जबकि वो लोकल मिनिमा है। ये वही उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, फॉल्स मिनिमा ऑल्सो नोन एज लोकल मिनिमा, ऑप्टिमाइजेशन में ऑकर होती है। ये सब थ्योरी पढ़ लेना आप, वही सब है जो मैंने एक्सप्लेन की हूँ। ये गेट स्टक इन वन ऑफ दिस लोकल मिनिमा इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द ग्लोबल मिनिमा। फिर टेक्निक टू एड्रेस, सेवरल टेक्निक यूज इन एआई टू एड्रेस द फॉल्स मिनिमा प्रॉब्लम। इनिशियलाइजेशन, रैंडमली वैल्यूज को इनिशियलाइज करना ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है, जिससे लोकल मिनिमा पे स्टक नहीं होता है। फिर एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉइटेशन, अगर कोई ग्लोबल मिनिमा रीच हो भी है तो भी आगे का पाथ को एक्सप्लोर करना, और पीछे का जो पाथ है उसको वापस से देखना, रिफाइनिंग, विच इन्वॉल्व रिफाइनिंग एक्सप्लॉइटेशन, जो पीछे का पाथ है उसको वापस से रिफाइन करना, ये भी हेल्प करता है ग्लोबल मिनिमा को फाइंड करने के लिए। फिर स्टोकेस्टिक अप्रोच रैंडमनेस पे बेस्ड है ये। रैंडमनेस, रैंडमली जो है इनपुट लेना, जिससे हम अगर लोकल मिनिमा पे स्टक है तो इससे बाहर निकल सकते हैं। ये एग्जांपल है, जैसे ग्रेडियंट डिसेंट सिंपली न्यूरॉन पे जो डेटा प्रोवाइड करते हैं उससे ही रीच करता है मिनिमा तक, मतलब उसके फाइनल पॉइंट तक। वैसे ही स्टोकेस्टिक जो ग्रेडियंट डिसेंट है वो रैंडमनेस पे, मतलब कोई भी डेटा पॉइंट के थ्रू जा रहा है वो, तो इससे लोकल मिनिमा से निकल के ग्लोबल मिनिमा फाइंड करने में हेल्प मिलती है। ये डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। इसको ही हम स्टोकेस्टिक अपडेट बोलते हैं, फॉर्म ऑफ स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट विच इज वाइडली यूज्ड इन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। एडवांटेजेस क्या है? फास्ट कन्वर्जेंस होता है, कन्वर्ज फास्टर देन बैच अपडेट। वो ये बैच अपडेट पिछले यूनिट में था, जिसमें बैचेस में अ, जो ग्रेडियंट डिसेंट है वो वर्क करता है। फिर मोर रोबस्टनेस, रोबस्टनेस प्रोवाइड करता है। रिड्यूस मेमोरी रिक्वायरमेंट, लेस मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। डिसएडवांटेजेस है हायर वेरिएंस और स्लोअर कन्वर्जेंस एट द एंड में, जब ग्लोबल मिनिमा अगर नहीं मिल रहा है तो, और डेटा अगर नॉइसी है तो। ये एग्जांपल है स्टोकेस्टिक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम के, जैसे सिमुलेटेड एनीलिंग, ये भी रैंडमनेस पे ही बेस्ड है, मैंने बताई थी। ये जेनेटिक एल्गोरिदम। फिर ये लास्ट टॉपिक है एएनएन का रिलेशन पैटर्न रिकॉग्निशन में। पहला है पैटर्न एसोसिएशन। पैटर्न एसोसिएशन में जब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इनपुट और आउटपुट को मेमोराइज करता है, और इनकम्प्लीट इनपुट से भी वो सही आउटपुट रिकॉल कर सकता है। जैसे ये, अगर हमने गलत भी इनपुट दिए हैं तो वो अपने जो पैटर्न अवेलेबल है उनसे मैच करके ये सही आउटपुट दे सकता है। ये उसको ही बोलते हैं प्रोसेस ऑफ मेमोराइजिंग इनपुट आउटपुट पैटर्न। इट इज अ हेटेरो एसोसिएटिव नेटवर्क आर्किटेक्चर। ये एग्जांपल में देख सकते हैं, फॉर ट्रेनिंग के लिए ये दिए हैं और ये न्यू डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बेस्ड ऑन इट्स ट्रेनिंग डेटा वो सही आउटपुट दे सकता है, इसलिए उसको पैटर्न एसोसिएशन कहते हैं। इनपुट और आउटपुट को एसोसिएट करके ये आउटपुट प्रेडिक्ट करता है। नेक्स्ट है पैटर्न क्लासिफिकेशन, जहाँ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क नई डेटा पॉइंट को करेक्ट क्लास में असाइन करता है, जैसे सुपरवाइज अनसुपरवाइज, कौन सी क्लासिफिकेशन में, मतलब ऐसी पैटर्न को क्लासिफाई करना कि वो कौन सी क्लास में जाएगा, उसको ही बोलते हैं पैटर्न क्लासिफिकेशन। असाइनिंग ऑब्जेक्ट और डेटा पॉइंट टू अ प्रीडिफाइंड कैटेगरी और क्लासेस। ये देखते हैं, इसके टाइप्स भी हैं। टेक्निक सुपरवाइज लर्निंग में, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग, ये भी एएनएन के फर्स्ट या सेकंड यूनिट में हो चुकी है। इसमें लेबल डेटा प्रेजेंट होता है सुपरवाइज में, इसमें अनलेबल्ड डेटा, और इसमें दोनों भी लेबल्ड और अनलेबल्ड डेटा प्रेजेंट होता है। लास्ट है हमारा पैटर्न मैपिंग टास्क। ये डिफरेंट एआई टेक्निक जैसे डीप लर्निंग और क्लस्टरिंग या डिसीजन ट्री का यूज करके डेटा के हिडन पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकता है और उनको मैप करता है। टास्क इन एआई इन्वॉल्व आइडेंटिफाई एंड मैपिंग द पैटर्न विद इन द डेटा। सेवरल टेक्निक यूज करता है ये टू परफॉर्म द पैटर्न मैपिंग टास्क, जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन रूल माइनिंग, डिसीजन ट्रीज। ये डिफरेंस है पैटर्न क्लासिफिकेशन और मैपिंग का।
डेटा को कैटेगराइज करता है और ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। मेथड क्लासिफायर, मॉडल, एल्गोरिदम, एसोसिएशन और फंक्शन मैपिंग इसमें कौन सी क्लासिफिकेशन टेक्निक है? इसमें भी वही है, सुपरवाइज अनसुपरवाइज। क्लास के लेवल में क्लासिफाई करता है ये, ट्रांसफॉर्मेशन और रिलेशनशिप में आउटपुट देता है। फिर इसके एग्जांपल इमेज रिकॉग्निशन और इसके रिग्रेशन चैटबॉट। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। होपफिल नेटवर्क, उसके लिमिटेशंस, सिमुलेटेड एनेलिंग, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। फिर ये 3 2-2 मार्क के लिए लिखने के लिए आया है। इसको थोड़ा डिफाइन करके एक्सप्लेन कर देंगे तो इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। फिर स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट अप्रोच, वो जो डायग्राम दिखाई थी मैंने वो। फंक्शनल यूनिट ऑफ एएनएन इन पैटर्न रिकॉग्निशन टास्क, ये यही 3 आएंगे इसमें भी। कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग, जो एग्जांपल देखे थे हमने। फिर होपफिल न्यूरल नेटवर्क पूछा है। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम पूछे हैं। हाउ टू डिराइव द होपफिल मॉडल। कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग रिलेटेड टू पैटर्न रिकॉग्निशन। फिर बोल्डमैन मशीन आर्किटेक्चर, इसमें भी बोल्डमैन मशीन और बोल्ट्जमैन लर्निंग। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ बोल्ट्जमैन लर्निंग। फिर शॉर्ट नोट ऑन स्टोकेस्टिक नेटवर्क और सिमुलेटेड एनेलिंग। थैंक यू।